हम लोग का जो सेकंड चैप्टर है वो है तरल दाब, फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, तो जो लोग पहले क्लास कर चुके हैं वो जानते हैं तरल के बारे में क्या है, फ्लूइड के बारे में क्या है। जो नहीं जानते हैं, एक टर्म मेरे पास इसमें दिया है तरल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूइड। ठीक है, तो अगर तरल के बारे में किसी से पूछा जाता है, किसी बच्चे से, तो मैक्सिमम लोगों का जवाब जो होता है वो होता है द्रव, कि पानी को हम फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वही क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या गैस को हम फ्लूइड कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो लोग वो एग्जाम्पल देते ही नहीं। तो फ्लूइड का मतलब होता है जिसके अंदर फ्लो होने की एबिलिटी हो, वह पदार्थ जिसके अंदर फ्लो होने की एबिलिटी हो। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, फ्लूइड कहलाता है, यानी तरल कहलाता है। तो फ्लो होने की एबिलिटी पदार्थ के दो फेज में, दो अवस्था में पाया जाता है। तीन अवस्था पड़े है ना, एक ठोस, द्रव, गैस। जिसमें ठोस, उसमें बहने का गुण नहीं होता, लेकिन द्रव में और गैस में होता है। ठीक है, यानी अगर हम किसी तरल के बारे में बात करेंगे तो इसमें दो टर्म्स आएगा। एक आ जाएगा हमारे पास द्रव, जिसको हम लिक्विड बोलते हैं, और प्लस एक टर्म आ जाएगा गैस। ठीक है, यानी द्रव और गैस दोनों फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, अब इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो द्रव के बारे में पढ़ेंगे। मेनली जो इसमें दिया होगा वो द्रव के बारे में दिया होगा। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या दिया है, तरल दाब, फ्लूइड प्रेशर। प्रेशर लगाने का भी कई तरीका होता है, कई तरीके से प्रेशर काम करता है। तो अगर कोई फ्लूइड किसी के ऊपर प्रेशर लगा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, फ्लूइड प्रेशर। यानी फ्लूइड के वजह से कोई अगर प्रेशर क्रिएट हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, अब इसमें फ्लूइड अलग से आप फ्लूइड पढ़ लिए क्या है, जिसके अंदर फ्लो होने की एबिलिटी हो। फ्लूइड प्रेशर क्या होता है ये पढ़ लिए। अब प्रेशर क्या होता है ये आप 9th में पढ़े थे कि दाब किसे कहते हैं, प्रेशर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसी को जानकारी है? हाँ, दाब। हाँ, दो इसमें शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एकांक क्षेत्रफल और दूसरा अभिलंबवत बल। क्योंकि जैसे देखिए किसी भी सरफेस पे जो फोर्स लगता है वो कई तरीके से लग सकता है। ठीक, जैसे मान लीजिए ये आप बोर्ड देख रहे हैं, ठीक, हम ऐसे भी इसके ऊपर फोर्स लगा सकते हैं, ऐसे भी फोर्स लगा सकते हैं, ऐसे भी फोर्स लगा सकते हैं। यानी इस सतह के, ठीक है, इस सतह पे हम किसी भी एंगल से फोर्स लगा सकते हैं। लेकिन जब हम दाब निकालेंगे तो हमेशा 90 डिग्री पे ही निकालेंगे। यानी अगर ये मेरे पास सरफेस है, ठीक, इस सरफेस पे कोई फोर्स लगा है, ऐसे ये फोर्स लगा है, हमको इसका एरिया पता है और हमको ये पता करना है ये जो फोर्स है इस पे कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, पहले इसको वियोजित करेंगे, मतलब इसको शिफ्ट करेंगे कि ये 90 डिग्री पे हो जाए। जब किसी न्यून कोण पे कोई फोर्स लगा रहता है, ठीक है ना, तो उसको हम दो पार्ट में वियोजित करते हैं, एक के साथ साइन आ जाता है, एक के साथ कॉस आ जाता है। इस चीज के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको 9th में जब आप कार्य के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां बताया गया था कार्य के बारे में, कि अगर हम किसी वस्तु को हम ऐसे खींचे तब कार्य क्या होगा, ऐसे खींचे तब कार्य क्या होगा, ऐसे खींचे तब कार्य क्या होगा। 3 कंडीशन पढ़े थे ना, जब एंगल 0 हो, जब एंगल 90 डिग्री हो, और जब एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में था ना। तो ये वियोजित कैसे करते हैं ये अभी आगे आप पढ़ेंगे, आपको एक चैप्टर मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप दाब के बारे में पढ़ रहे हैं
तो जो उसमें आप फोर्स लेंगे वो परपेंडिकुलर होना कंपलसरी है, मस्ट है। ये नहीं कि किसी सरफेस पे किसी एंगल पे कोई फोर्स काम कर रहा है और आप उसका सरफेस एरिया दे दिया, हम आपसे पूछे प्रेशर क्या होगा तो आप कह दिए कि सर जो फोर्स दिया है वो डिवाइड बाय उसका एरिया। ये गलत है। उस फोर्स को 90 डिग्री पे जब तक हम वियोजित करेंगे नहीं तब तक हम उस फोर्स का यूज नहीं कर सकते। ठीक, यानी जो दाब का हमारे पास फार्मूला होता है प्रेशर का, वो क्या होता है? अभिलंबवत बल बटे क्षेत्रफल। माने जिस क्षेत्रफल पर वह बल काम कर रहा है वह क्षेत्रफल। और अभिलंबवत बल का एक और नाम होता है, 9th में आप इस चीज को भी पढ़ चुके हैं, प्रणोद बल। क्या था? प्रणोद बल। प्रणोद बल बटे क्षेत्रफल। और प्रणोद बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, कहीं अगर आपके पास किसी जगह अगर थ्रस्ट फोर्स के बारे में चर्चा हो रहा है तो आप समझ जाएंगे कि वहां जो फोर्स लगा है ना वो 90 डिग्री पे ही लगा है। अगर नॉर्मल केवल बल कह रहा है, अगर बल कह रहा है तब तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो 90 पे है कि क्या है। लेकिन अगर वो थ्रस्ट फोर्स कह दिया तो इसका मतलब वो 90 डिग्री पे ही होगा। आया समझ में? अब देखिए प्रेशर का जो हमारे पास फार्मूला निकला वो अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए F/A निकला। F/A निकला। अब देखिए इन तीनों में कुछ रिलेशन है, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी अगर हम आपसे बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास प्रेशर है वो किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स पे कर रहा है, एरिया पे कर रहा है। यही अगर हम ऐसे F = PA लिख दें, अब आपसे पूछा फोर्स किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? प्रेशर और एरिया। यानी एक तरीके से देखा जाए कि तीनों एक दूसरे पे निर्भर है। यानी किसी का मान घटेगा बढ़ेगा तो दूसरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ये नोट कर सकते हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F और P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, नहीं 1/A नहीं बोलते। अगर आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल दिए, व्युत्क्रमानुपाती बोल दिए तो केवल A ही बोलेंगे, 1/A नहीं बोलेंगे। 1/A लिखने का मतलब ही है कि ये क्या है? इनवर्स है। ठीक है ना, क्योंकि ये सिंबल तो आप देख रहे हैं ना सेम ही है ना। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है यानी अनुक्रमानुपाती है तो वो अंश में लिखा जाएगा और व्युत्क्रमानुपाती है तो हर में लिखा जाएगा। बस इतना अंतर है। आप बोलेंगे केवल एरिया, 1/A नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये है, इस चीज को हम इरेज कर दे रहे हैं। आप देखते होंगे कि सुई, जो सुई बनाई जाती है, चाहे जो कील बनाया जाता है, आगे से एकदम नुकीला होता है। नुकीला होने का मतलब क्या है? नुकीला करने का मतलब है कि उसका जो सरफेस एरिया है उसको हम कम कर दिए। ये काटी है, यहां पे इसका जो इस क्रॉस सेक्शन पे अगर देखा जाए तो यहां सरफेस एरिया अलग है, ये पूरा सरफेस एरिया है। और अगर हम नुकीला बना दिए तो ये सरफेस एरिया हुआ। तो ये एरिया इससे काफी कम है, कई गुना कम है। यानी हम केवल इसका डिजाइन चेंज करके हम प्रेशर को चेंज कर दे रहे हैं।
ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे मेरे पास क्या था, P इज इक्वल टू एफ बाई ए, तो यहां हम एरिया और प्रेशर का जिक्र कर रहे हैं, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। यानी हम एफ को अगर कांस्टेंट कर दें, एफ को कांस्टेंट कर दें, यानी उसको हम घटा बढ़ा नहीं रहे। हमको 10 न्यूटन का फोर्स लगाना तो हम 10 न्यूटन लगाएंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि 10 न्यूटन के फोर्स में हमारा जो प्रेशर है वो चेंज हो जाए, बढ़ जाए। हम फोर्स नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे पास जो फोर्स लगाने के लिए इंस्ट्रूमेंट है उसकी औकात 10 न्यूटन बल लगाने की ही है। वो 10 न्यूटन से ज्यादा नहीं लगा सकता, और हमको प्रेशर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, प्रेशर रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो जब प्रेशर रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम एरिया को कम कर सकते हैं। और जैसे एरिया कम हुआ, जैसे एरिया कम हुआ वैसे प्रेशर बढ़ेगा, और जितना गुना एरिया कम होगा उतना गुना प्रेशर बढ़ जाएगा। यानी हम बिना फोर्स को बढ़ाए हम प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, केवल उसका डिजाइन चेंज करके। ठीक है, इसी का एग्जांपल आप देख लीजिए। कहीं आपको जरूरत पड़ता है कि प्रेशर ज्यादा लगे, जैसे काटी, ठीक। अब कहीं ऐसा होता है कि आपका प्रेशर आप चाहते कम लगे, जैसे टायर, गाड़ियां होती है ना, जितनी गाड़ियां होती हैं गाड़ी जितनी छोटी होती है, जितना कम वेट उठाने के लिए बनी होती है, उसके पहिए उतने पतले होते हैं। और गाड़ी जितनी हैवी होती है, जितना ज्यादा उस पर वेट रखा जाता है, वो उतने चौड़े बनाए जाते हैं। जैसे अगर आप साइकिल और बाइक में कंपैरिजन कीजिए तो साइकिल पे कम लोड पड़ता है, उसका वजन भी कम होता है, सेल्फ वेट। और अगर बाइक में बात करें तो बाइक का सेल्फ वेट साइकिल के तुलना में ज्यादा होता है। साइकिल पे एक लोग बैठते हैं, 2 लोग बैठते हैं, बाइक पे 3-3, 4-4 लोग देखते हैं बैठ जाते हैं। ठीक है, तो क्या उसमें फोर्स ज्यादा बढ़ रहा है और साइकिल वाले में कम। तो उसके लिए हम क्या किए, जो अब चाहते हैं, अभी देखिए ये नुकीला क्यों बनाए, आराम से धंस जाए। अब ये बताइए कि अगर फोर्स ज्यादा लगा हुआ है और नीचे का सरफेस एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। अब प्रेशर ज्यादा लगेगा तो क्या होगा, सारा प्रेशर रिम पे आ जाएगा और रिम टेढ़ा हो जाएगा, है कि नहीं है ना? तो जैसे जैसे गाड़ी का वेट बढ़ेगा वैसे वैसे हम क्या करते हैं, पहिए का चौड़ाई बढ़ाते जाते हैं। साइकिल से ज्यादा चौड़ा पहिया मोटरसाइकिल में होता है, ठीक, उससे चौड़ा 4 व्हीलर में। अब देखिए 4 व्हीलर में जो छोटी गाड़ियां होती हैं वो थोड़ी पतली होती है, जो बड़ी गाड़ियां होती हैं उससे चौड़ी होती हैं। बस आप देखते हैं, कई बस को आप देखे होंगे जिसमें केवल 4 ही पहिए होते हैं, 2 आगे 2 पीछे। कई बस या ट्रक में आप देखे होंगे कि आगे 2 पहिया, पीछे 4 पहिया। बड़ी बड़ी गाड़ियां जो ट्रेला होती हैं उसमें 3-3 पहिए लगाए जाते हैं। कारण क्या है, जैसे जैसे गाड़ी का साइज बदल रहा है वैसे वैसे उस पर फोर्स भी बढ़ रहा है ना, और हम चाहते हैं कि उसका इम्पैक्ट, उस फोर्स का इम्पैक्ट उसके पहिए पे ना पड़े। तो वो देखिए वो क्या, वो लेके धंस भी सकता है। पहले तो टायर खत्म होगा, ठीक, और उसका जो रिम होगा चूंकि मेटल का है तो जब तक उसकी औकात है तब तक वो रुका क्या, वो धंसता जाएगा। लेकिन अगर नीचे से भी फोर्स ज्यादा लगा तो रिम टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा हुआ तो गाड़ी पलट जाएगी। तो ऐसे ही अगर जहां पे हम देखते हैं कि हमको प्रेशर घटाना है, जहां प्रेशर घटाना है वहां हम एरिया, सरफेस एरिया क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। और जहां पे हमको देखते हैं कि प्रेशर बढ़ाना है वहां सरफेस एरिया क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका कि क्यों कुछ चीजें नुकीली बनाई जाती हैं और क्यों कुछ चीजें चौड़ी बनाई जाती हैं। ठीक, ये दाब का कॉन्सेप्ट था। अब दाब का डिफिनीशन हो गया, फार्मूला हो गया, तो P इज इक्वल टू एफ बाई ए। ठीक है, अब देखिए इसका आप यूनिट बना सकते हैं, इसका डायमेंशन बना सकते हैं। ठीक है,
पहले फार्मूला इसका यूनिट बना लिया जाए। तो प्रेशर का यूनिट क्या होगा? अगर इस फार्मूले से देखा जाए, देखिए कभी भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का आपको यूनिट फाइंड करना है तो उसका फार्मूला लिखिए, उस फार्मूले में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सबका यूनिट लिखिए, कोई कट पिट रहा है काट पिट दीजिए, लास्ट में जो बचा फाइनल वही आपका उसका यूनिट रहेगा। जैसे यहाँ पे प्रेशर P F/A, F का होता है न्यूटन और A का एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, यानी आप कह सकते हैं जो प्रेशर का यूनिट होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। अब चूंकि प्रेशर के बारे में एक साइंटिस्ट थे ब्लेस पास्कल, जो जिनके नाम से एक नियम भी है, पास्कल का नियम। दाब के बारे में उन्होंने ही जानकारी सबसे सटीक और ज्यादा दिया। ठीक है, तो कोई भी साइंटिस्ट पहले अगर कोई सिद्धांत देते थे, कुछ योगदान देते थे हमारे समाज में, तो उनके सम्मान में उनके नाम से ही यूनिट का नेम हो गया, चाहे डिफिनीशन हो गया, चाहे कोई लॉ हो गया, रख दिया जाता था। ठीक है, जैसे आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़े होंगे, तो आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट का नाम है। आप यूनिट जूल पढ़े होंगे, जूल साइंटिस्ट का नाम है। आप न्यूटन पढ़े हैं, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो वो उनके सम्मान में वो रखा गया है। तो यही हुआ कि जो ये यूनिट है, ये कौन सी यूनिट है? एसआई। हम जो भी आगे पढ़ेंगे एसआई यूनिट में ही पढ़ेंगे, और एसआई यूनिट एमकेएस के इक्विवेलेंट होता है। ये आपको पहले बता चुके हैं, कई बार बताया गया है कि एमकेएस और एसआई लगभग इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, तो क्या किया गया, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को कह दिया गया कि ये 1 पास्कल के बराबर होगा, जिसको हम पीए से शो करेंगे, कैपिटल पी स्मॉल ए। ठीक, ये ऐसे नहीं लिखेंगे आप, ये गलत है। पहला उसका अल्फाबेट कैपिटल, उसके बाद स्मॉल। कभी भी यूनिट लिखेंगे ना, अगर साइंटिस्ट के नाम से है तो हमेशा अगर एक ही अक्षर का यूज किया गया तो कैपिटल होगा, 2 अक्षर का यूज किया है, 3 अक्षर का यूज किया है तो पहला कैपिटल और बाकी स्मॉल लेटर। ठीक, तो एक हो गया आपका 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल। दाब के और भी मात्रक होते हैं, और कौन सा मात्रक होता है? बार हो गया, हाँ, 1 एटीएम हो गया, टॉर हो गया। ठीक है, तो किसमें कितना होता है ये जानकारी है? एक बार 10 के पावर 5 पास्कल, और 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.0। अगर इन दोनों को ध्यान से आप देखिए तो आपको फील होगा कि ये दोनों लगभग बराबर ही हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। यानी 1 वायुमंडलीय दाब, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार के बराबर होता है। ठीक है, एक होता है 1 टॉर 133 पास्कल। तो ये कुछ यूनिट्स है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो हो सकता है कि उस न्यूमेरिकल में वो टार दे दिया प्रेशर, और आपको सॉल्व करना है एसआई में, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 टार में कितना पास्कल होता है। नहीं पता होगा तो बेकार है, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन आता हुआ चीज आप नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं है? तो ये सारा जितना भी यूनिट है ये सब आपके नोट्स में हम लिखवा चुके हैं। ठीक है, अगर आप नोट्स कंप्लीट किए होंगे तो सब आपको सारा चीज नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने यूनिट तो पता कर लिया। अब देखिए पास्कल है ना, तो किलो पास्कल भी होता है, गीगा पास्कल भी होता है, मेगा पास्कल भी होता है। ठीक है, केपीए, एमपीए, जीपीए। ठीक, तो उसका भी कन्वर्जन हम बता चुके हैं और लिखवाए हैं। अब प्रेशर इज इक्वल टू F/A होता है। अब इसका हम निकालेंगे डायमेंशनल फार्मूला, बीमी सूत्र। तो बीमी सूत्र निकालने का तरीका क्या होता है? 2 फिजिकल क्वांटिटी दिया है,
अगर आपको फोर्स का डायरेक्ट वीमा याद है तो आप लिख देंगे, एरिया का डायरेक्ट वीमा है तो लिख देंगे, और अगर नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है। एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए, एम जी भी कर सकते हैं, वो डब्ल्यू जब होता है तब एम जी हो जाता है, ठीक, फोर्स और वेट इक्विवेलेंट हो जाता है। तो क्या हो गया, एम इंटू ए और डिवाइड बाई एरिया, ठीक। अब एम मने है मास, मास का डायरेक्ट बीमा आपको पता होता है, लेकिन एक्सेलरेशन का बीमा आपको डायरेक्ट नहीं पता होता, आपको निकालना होता है। तो एक्सेलरेशन को भी हम तोड़ सकते हैं ना, तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या, ये मास है ना, तो केजी हो गया, एक्सेलरेशन है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और डिवाइड बाई जब करेंगे एरिया का तो सेकंड स्क्वायर के साथ ही आ जाएगा, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर खत्म हो गया, बचा कौन, केजी बटे मीटर इंटू सेकेंड के पावर। अब केजी यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे शो करते हैं, एम से, लंबाई को एल से और टाइम को टी से। तो ये क्या हो जाएगा, एम, और ये क्या है, एल, ये क्या है, ठीक है। अब हम कभी जब बीमा सूत्र लिखते हैं तो अंश और हर दोनों में नहीं लिखते, सबको अंश में लेके जाते हैं। तो अगर नीचे पावर प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, माइनस में है तो प्लस में होगा, यानी आपका क्या बनेगा, ये एम एल, और हमेशा इसको बड़े वाले ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये आपका हो गया दाब का बीबी सूत्र, दाब का बीबी सूत्र। अब पूछा था दाब की बीमा, तो जितने पावर लिखे हैं ना यही इसके बीमा होते हैं, यानी 0 हो गया एम का, -1 हो गया, और तो दाब के बारे में समझ में आया, क्लियर हो गया।